नमस्कार। इस वक्त तीन सीमाओं पर, तीन सरहदों पर पड़ोसी देशों के साथ जो लगती हैं, हमारा तनाव चल रहा है। पाकिस्तान, चीन और नेपाल। पाकिस्तान को लेकर हमारा जो रुख है वो गर्म है। चीन को लेकर हमारा जो रुख है वो सावधानी बरतने वाला है। और नेपाल को लेकर जो हमारा रुख है वो सद्भाव का है। अब नेपाल की हम आज बात करेंगे। क्या कारण है कि नेपाल, जो सदियों से भारत का एक हिस्सा ही रहा है लगभग, हालांकि अलग देश है और भारत में खुलता है, भारत पर निर्भर करता है बहुत सी चीज़ों के लिए, क्या कारण है कि नेपाल जैसा देश भी आज हमसे नाराज़ है? जो मौजूदा विवाद है वो ज़मीन को लेकर है। एक तो नक्शे को लेकर है। हमने एक नक्शा जारी किया था नवंबर 2019 में, अपना एक राजनीतिक नक्शा जो होता है, पॉलिटिकल मैप जारी किया था। इसमें जम्मू और कश्मीर, लद्दाख की जो 3 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, मतलब जम्मू कश्मीर की एक यूनियन टेरिटरी और लद्दाख की एक, उसको एज यूनियन टेरिटरीज़ दिखाया गया था। उस नक्शे में काला पानी नाम का इलाका जो डिब्रूगढ़ में है, माफ़ कीजिए पिथौरागढ़ में है, काला पानी को भारत का हिस्सा बताया गया, जबकि नेपाल का कहना है कि ये विवादित है। नेपाल ने फ़ौरन एतराज़ जाहिर किया और इस मुद्दे पर हमारा ध्यान दिलाया। फिर 8 मई को भारत ने द्राचुला लिपुलेख पास लिंक रोड का उद्घाटन किया, जो काला पानी के इलाके से ही होकर जाती है, बड़े गाजे बाजे के साथ किया। नेपाल ने फ़ौरन हमारे जो राजदूत हैं वहाँ पे, विनय मोहन क्वात्रा, उनको बुलाकर समन कर तलब किया और एक फॉर्मल, एक औपचारिक रूप से अपना एतराज़ जताया। अब ये काला पानी क्या है, कहाँ पर है ये? काला पानी एक ऐसा इलाका है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जो उसका सबसे आखिरी पूर्वी इलाका है, ये वहाँ पर है। मतलब ये इसके उत्तर का जो बॉर्डर है वो तिब्बत से मिलता है और नेपाल से जो इसका बॉर्डर मिलता है वो पूर्व और दक्षिण में मिलता है। ये जो इलाका है एक जैसे केक का स्लाइस होता है, केक का स्लाइस है लिम्पियोधुरा और लिपुलेख नाम के इलाकों में। नेपाल का कहना है कि ये इलाका उसका है। डिस्प्यूटेड एरिया जो है वो 37,000 हेक्टेयर्स का है और वो भी बहुत ऊंचे हिमालय पर्वतों पर है। अब इस विवाद की वजह क्या है? विवाद की वजह है रिवर काली, नदी काली नदी, जिसकी वजह से इसका नाम काला पानी पड़ा। दरअसल सन 1814 और 1816 के दरमियान जो गुरखा राजा थे नेपाल के, उनमें और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फौज थी उनमें 2 साल लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। उसके बाद ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन की गई, 1816 में रेटिफाइड हुई है। उसके मुताबिक जो काली नदी है उसके जो पूर्व का हिस्सा है वो नेपाल का बॉर्डर वहाँ से शुरू होता है और जो इस तरफ का हिस्सा है वो भारत का हिस्सा है। तो नदी को ही बॉर्डर माना गया। लेकिन दिक्कत ये है कि जहाँ से वो काली नदी शुरू होती है उसकी 5 या 6 ट्रिब्यूटरीज भी हैं। अब किस ट्रिब्यूटरी को मुख्य धारा माना जाए, इसको लेकर विवाद है। उसके कारण ये पूरा इलाका विवाद के घेरे में है। बहरहाल इसके बाद हम आपको बताएं, लिपुलेख पास, इसका विवाद क्या है? मैं आपको बहुत ही निचोड़ दे रहा हूँ, सार दे रहा हूँ। मैं इसका खुलासा नहीं कर रहा हूँ, तफसील दे रहा हूँ। 1962 की जंग जो हुई थी चीन के साथ, तो चाइना की फ़ौजें वो सेला से तवांग तक पहुंच गई थी और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में आ गई थी। उसके बाद जो हमारी शिकस्त हुई थी मिलिट्री की, उसने साफ बता दिया था कि जो हमारी बॉर्डर पोस्ट्स हैं वो बहुत ही बुरी तरह से मतलब गार्डेड थी। उनमें पर्याप्त सिपाही नहीं थे, पर्याप्त असला भी नहीं था, फ़ौज की जो मौजूदगी थी वो काफ़ी नहीं थी। और उससे पता चलता था कि जो हमारी फ़ौजी तैयारी चीन के मुकाबले कितनी कमज़ोर है। नेपालियों का कहना है कि किंग महेंद्रा जो थे उस वक्त नेपाल के, उनका ये था, उनका सरोकार ये था कि चीन उस पर दबाव बना सकता है। हाँ, भारत मिलिट्री मतलब फ़ौज के कदम उठाकर वो काला पानी का जो इलाका है वो ले सकता है। इसलिए उन्होंने खुद ही एक एग्रीमेंट किया भारत सरकार से कि सुरक्षा के लिए आप अपनी वहाँ पर फ़ौजें तैनात कर सकते हैं। और उसमें, हालांकि उसमें भी इंटरप्रिटेशन की है, कनकमणि दीक्षित कुछ और कहते हैं। उनका ये कहना है कि भारत को चिंता थी कि 50s में चीन इस पर हमला कर सकता है, तो इसलिए किंग ऑफ नेपाल को उन्होंने मनाया कि 18 मिलिट्री आउटपोस्ट बनाने की वो इजाज़त दे जो नेपाल के सबसे उत्तरी सीमा पर हो। अब दिक्कत क्या है? हमसे भूल कहाँ हुई और नेपाल से भूल कहाँ हुई? सन 2015 में एक
एग्रीमेंट साइन हुआ भारत और चीन के बीच, जिसमें भारत के मानसरोवर पिलग्रिमेज का कनेक्शन था, जो सड़क बनी, उसकी बात की गई। दोनों ने, भारत और चीन दोनों ने, नेपाल की सहमति या नेपाल से सलाह करना उचित नहीं समझा। ठीक है। और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के, सुशील कोइराला, उन्होंने ऐतराज़ में दिल्ली आने का, एक जो उनकी दिल्ली यात्रा थी वो कैंसिल कर दी थी। और बाकी कुछ डिप्लोमेट्स का ये भी मानना है कि भारत को ये वाला इशू जो था, ये वाला विवाद जो था नेपाल के साथ, तब इसको सुलझा लेना चाहिए था जब गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री थे और 2006 वो भारत आए थे। 2006 में मनमोहन सिंह खुद एयरपोर्ट पे गए थे उन्हें रिसीव करने। उन्होंने भी यही मुद्दा अपनी बातचीत में उठाया था, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह सलाह दी कि इसकी बात बाद में भी हो सकती है। अगर तब भी सुलझा लिया गया होता तो ये सब ना होता। बहरहाल नेपाल अभी तक सुगौली की जो ट्रीटी है 1816 की, उसको आधार मानता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, जैसे एक प्रधानमंत्री रहे पुष्प कमल दाहाल प्रचंडा, नेपाल के रहे हैं, वो उस पर भी शक करते हैं। जो भी हो, सन 2015 में जो एक अनौपचारिक नाकाबंदी हुई नेपाल की, उससे भी बहुत दिक्कत आई। नेपाली में बहुत गुस्सा फैला जब हमने क्या मतलब, रसद बंद कर दी गई सारी। नेपाल भारत पर बहुत निर्भर करता है, चाहे वो पेट्रोल हो, दवाइयाँ हो, खाना पीना हो। एक लैंडलॉक कंट्री है, समुद्र का कोई किनारा नहीं है। कलकत्ता से एक रूट है, और भी रूट्स हैं। तो जब ये किया गया 2015 में, उससे पहले 1989 में राजीव गांधी ने औपचारिक नाकाबंदी करी थी। और तीसरी बात, जब भूकंप आया था तब नेपाल ने हमारी मदद लेने से इनकार कर दिया था। तो नेपाल को हमने हमेशा एक छोटा बच्चा, अपना छोटा भाई समझा है। नेपाल छोटा भाई वगैरह कुछ नहीं है, ये एक अपने आप में इंडिपेंडेंट कंट्री है, मुल्क है, और वो अपने आप को वही जताना चाहता है। तो हर बार छोटा भाई और ऐसे हाथ रखना सरपरस्ती का, ये उसे मंजूर नहीं है। लिहाजा 2015 की जो नाकाबंदी हुई थी, उसके बाद नेपाल ने चीन की तरफ देखना शुरू किया। चीन ने मौके का फ़ायदा उठाया, फ़ौरन रसद, पेट्रोल सब कुछ भेजना शुरू कर दिया। अब यहाँ तक हालत आ गई है कि नेपाल के स्कूलों में चीन की जो भाषा है मैंडरिन, वो कुछ स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी है। चीन ने जब से ये ऑफ़र दिया, पेशकश की कि जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनकी तनख्वाह वो खुद देगा। ये सोचने की बात है। बेशक पाकिस्तान का हम इस्तेमाल करते हों हर मुद्दे में, राजनीति के लिए भी, और बेशक चीन से हम सावधान रहकर चलते हों, फूंक कर कदम रख रहे हों, नेपाल जैसा देश भी हमारे खिलाफ क्यों हो गया, सोचने की बात है। जबकि 2014 में जब ये मौजूदा सरकार आई थी, तो सारे इन्हीं पड़ोसी मुल्कों के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको शपथ ग्रहण समारोह पर बुलाया गया था। तब इसे डिप्लोमेटिक कू कहा गया था। आज डिप्लोमेटिक कू कितना कामयाब हुआ है, सोचने की बात है। अब हम बात करेंगे दिल्ली में और दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ इलाकों में कोरोना वायरस की। आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक मीटिंग ली और उस पर सारे विपक्षी दल शामिल हुए, जिसमें इन्हीं इलाकों का बात की गई। पूरी दिल्ली, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के इलाके जो दिल्ली से लगते हैं और गुड़गांव के इलाके जो दिल्ली से लगते हैं। इसमें जिन पार्टियों ने हिस्सा लिया वो थी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी। होम मिनिस्टर ने कहा कि बहुत जल्दी ही, कुछ ही दिनों में, हर रोज़ टेस्ट की संख्या 18,000 हो जाएगी। ठीक है जी। उसके अलावा सब पार्टियों ने कहा कि और ज़्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए। कांग्रेस ने ये मांग की कि जो टेस्टिंग है कोविड-19 की, ये सबके लिए होनी चाहिए, सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, सिलेक्टिव टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, और 10,000 रुपये की ग्रांट दी जानी चाहिए हर उस परिवार को जिसका एक सदस्य कम से कम कोरोना से संक्रमित है, इन्फेक्टेड है। ठीक है। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने ये भी मांग की कि, ये बड़ी एक सुनने वाली बात है, ये भी मांग की कि जो मेडिकल कॉलेजेस में जो पढ़ रहे हैं और 4th ईयर में है मेडिकल के, यानी जो लगभग डॉक्टर बन चुके हैं, 1 साल और है, उनको लगाया जाए इस काम में, ताकि डॉक्टरों की जितनी भी फ़ौज इस वक्त फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह काम कर रही है, नर्सिस की, वो उनके काम आ सके। और कहीं कहीं तो ये सलाह भी हमने सुनी है कि जब 4 साल, चौथे साल में ही उनको इस पर लगा दिया जाए कोरोना से लड़ने के लिए, तो हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स बढ़ जाएंगे अचानक। और उनको ये डीम किया जाए कि ये डीम्ड पास हैं, ये कि ये पास हो चुके हैं, 5वां साल पास कर चुके हैं, 1 साल ये इस पर लगाएं, इस ड्यूटी पर, कोरोना की ड्यूटी पर, उसके बाद अगले साल इम्तहान दें और फिर उनको डिग्री मिल जाए।
तो एक ये भी मांग है। बहरहाल इस पर अभी कोई ख़ास स्पष्ट सोच सामने नहीं आई है। बाकी बीजेपी की मांग थी कि जो टेस्टिंग है उसके कीमतों में, उसके दाम में 50% कमी लाई जाए, और इस मांग को मान लिया गया है। ये गृह मंत्री ने कहा है, ये एएनआई के मुताबिक हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि किसी भी पार्टी ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की सिफारिश नहीं की। अमित शाह ने बहुत सारी मीटिंग्स करी हैं दिल्ली में। पहले रविवार को लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन और बाकी लोगों के साथ, और फिर मेयर्स और दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के, उनके साथ अमित शाह ने कुछ और भी कदम उठाए हैं, बताए हैं दिल्ली के लेकर आफ्टर मीटिंग। जो मेजर जो ऐलान किए गए, बड़े बड़े ऐलान किए गए, मैं आपको बता दूं। सरकार जो है, केंद्र सरकार 500 कन्वर्टेड रेल कोचेज़, परिवर्तित रेल कोचेज़ दिल्ली गवर्नमेंट को फ़ौरन देगी। इसके साथ ही 8000 बेड्स मिल जाएंगे। इनमें 8000 बेड्स की सुविधा होगी, प्रोविज़न होगा कोविड-19 के लिए। फिर उसके बाद हाउस टू हाउस हेल्थ सर्वेज, घर घर जाकर हेल्थ सर्वेज किए जाएंगे कंटेनमेंट जोन में, तो कॉन्टैक्ट मैपिंग के लिए, और ये सर्वे रिपोर्ट 1 हफ्ते में आ जाएगी। फिर टेस्टिंग दुगनी कर दी जाएगी अगले 2 दिन में, जितनी आज हो रही है, और तिगुनी कर दी जाएगी अगले 6 दिन में, ताकि कोरोना वायरस का जो प्रभाव है वो दिल्ली में उसको देखा जा सके, रोका जा सके। उसके अलावा जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, वहाँ के जो पोलिंग स्टेशंस रहे हैं, जो अमूमन स्कूल वगैरह होते हैं, वहाँ पर टेस्टिंग सेंटर्स खोल दिए जाएंगे ताकि लोग वहाँ जाकर अपनी टेस्टिंग करवा सकें। एक कमेटी बनाई गई, डॉक्टर वी के पॉल नीति आयोग के सदस्य हैं, उनकी अध्यक्षता में, उनकी सदारत में, कि 60% जो कोरोना की बेड्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वो कम दामों पर उपलब्ध करवाई जाए और टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का रेट तय कर दिया जाए। अब अपने आप में बड़े अच्छे मेजर्स हैं, लेकिन ये बहुत पहले ले लिए जाने चाहिए थे। जब पहला केस भारत में आया था उस वक्त से ही तैयारी हो जानी चाहिए थी। दूसरी बात, इस वक्त अमित शाह ने कमान संभाली है दिल्ली की, यानी चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उनकी लफाजी हो, चाहे एलजी अनिल बैजल हो, उनका केजरीवाल से जो रिश्ता चला और सबके सामने है वो हो, अब सब बेईमानी हो गए हैं। अमित शाह डायरेक्ट कमान संभाल चुके हैं। अपने आप में बहुत बड़ा कमेंट है ये दिल्ली सरकार पर, और साथ में ये भी कि अगर देर ना हुई होती तो शायद ये सब ना होता। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, जितने भी कदम हैं हम उम्मीद करते हैं कि मददगार साबित होंगे, और कोरोना जिसकी आशंका जताई जा रही है, अंदेशा जताया जा रहा है कि जुलाई तक अपनी पीक पर आ जाएगा एकदम, और उसके बाद नीचे धीरे धीरे नीचे जाना शुरू होगा। हालांकि नवंबर की भी एक स्टडी आई है, लेकिन कुछ लोग उसे नकार रहे हैं। ICMR ने खंडन किया कि ऐसा नहीं होगा कि नवंबर में पीक पर पहुँचेगा। बहरहाल हम ये उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि जितने भी कदम अब उठाए जा रहे हैं, बेशक पहले उठाए जाने चाहिए थे, बावजूद इसके इनके ये जो कदम हैं ये कारगर साबित हो और ये बीमारी घर घर ना फैले। नमस्कार।